सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। यह पाठ 4 से ली गई है, जो कि पृष्ठ 31 पर है। इस कविता के कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता के शीर्षक पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से कवि का तात्पर्य यह है कि हम मनुष्यों को पेड़ पौधों जैसा ही बनना चाहिए। पेड़ पौधे प्रकृति का अनुपम उपहार है। इससे पर्यावरण संतुलित बना रहता है। पेड़ पौधों के रहने से अन्य जीव भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वृक्ष पहाड़ियों की सतह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ बाढ़ और प्रदूषण जैसी समस्याओं से हम मनुष्यों को बचाते हैं। पेड़ों के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य बिना वृक्षों के जीवन जी नहीं सकता। वृक्ष नहीं रहे तो सबसे पहले मानव का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। कवि कहते हैं कि पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने अंदर दया का भाव अपने हृदय में सदैव रखना चाहिए। और जिस प्रकार पेड़ बिना किसी स्वार्थ के बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी पेड़ों की भांति बिना लालच और त्याग की भावना एवं प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। अब हम परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, यह आप जानते हैं कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यानी अगर पेड़ हमारे जीवन में ना हो तो हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। पेड़ ना हो तो हम शुद्ध वायु ग्रहण नहीं कर सकते, हमें अनाज नहीं प्राप्त होगा और कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिससे धरती का विनाश भी हो सकता है। तो पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। कवि चाहता है कि यदि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने बहुत आवश्यक हैं। और कवि कहते हैं कि यदि आसपास पेड़ पौधे रहेंगे तो वायु भी शुद्ध रहेगी और हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति इस दुनिया को हरा भरा रखने का प्रयास करें। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे हमारे चारों ओर का वातावरण और पर्यावरण सुरक्षित रहे। हमें हमेशा वृक्ष काटने की अपेक्षा वृक्षों को लगाने पर महत्व देना चाहिए। अगर वातावरण हरा भरा होगा तो चारों तरफ सुख एवं शांति रहेगी। अब हम कविता पढ़ेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। यानी कवि बहुत समय से ये सोच रहे थे कि मुझे थोड़ी सी धरती मिल जाए। अर्थात कि कवि बहुत समय से सोच रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं कि वह एक बाग बगीचा बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन खरीद लें। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, और जो धरती कवि खरीदें, जो ज़मीन वह खरीदें, उसमें वह बाग बनाएं, बगीचा बनाएं, खिले फूल फल, और उस ज़मीन पर वह पौधे लगाएं। बहुत सुंदर ऐसे पौधे लगाएं जिसमें सुंदर फूल खिलें, फल उगें, चिड़िया बोले, और जब फल और फूल के पौधे होंगे तो चिड़िया भी आएंगी। पेड़ों पर चिड़िया अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती हैं और घोंसला बनाती हैं, इसलिए कवि चाहते हैं कि वहाँ फूल हो, फल हो, चिड़िया भी आए, प्यारी खुशबू डोले, खुशबू चारों तरफ महकेगी। अगर फूल लगे होंगे तो चारों तरफ फूलों से वातावरण सुगंधित होता है, तो फूलों से खुशबू बहुत सुंदर होगी, बहुत सुंदर महकेगी। ताज़ी हवा जलाशय में, और ताज़ी हवाएं जो चलेंगी, और एक छोटा सा जलाशय हो वहाँ पर, अपना हर अंग भिगोते। जो हवा भी चले तो जलाशय में पानी होने के कारण जो हवा भी है वह भी ठंडी होगी। तो इसके कारण वे चाहते हैं वहाँ एक जलाशय हो और वहाँ पर हवा जो है वह भी ठंडी हो। यानी कि इस काव्यांश के माध्यम से कवि पर्यावरण के संरक्षण की प्रेरणा देना चाह रहे हैं। कवि कहते हैं कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि इस थोड़ी सी ज़मीन को लेकर
उस पर बाग बगीचा लगाऊं, जिसमें फल फूल खिले, चिड़िया बोले और चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हो। बगीचे में एक जलाशय भी हो, जिसमें ताज़ी हवा अपने आप को, अपने अंग को भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। अगला इसके आगे है, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। कवि आगे कह सकते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे पास भी अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदें अपने उपवन हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी कुछ थोड़ी सी धरती हो, जिसके पास वह अपने फूल और फल उसमें लगाते हो, अपने बाग में अपनी परती हो, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसी धरती हो जिसमें कुछ ना बोया जा सके। कुछ लोगों के पास ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर वह कुछ नहीं बोते, कुछ ज़मीन ऐसी। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, और कविता इसके बाद कवि कहते हैं इसमें कि हो सकता है ज़्यादा ज़मीन ना हो, थोड़ी ही जैसी जगह हो, थोड़ी सी एक क्यारी ही हो जिसमें जो महक रही हो, जिसमें तुमने फूल लगा रखे हैं और उसको वो भी महक रही हो, छोटी सी जगह पे ही। छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कि तुम्हारे पास एक छोटी सी खेती हो जो जिसमें बहुत ज़्यादा फसलें उगती हैं। आगे कवि कहते हैं, हो सकता है कहीं शांत चौपाई घूम रहे हैं, और कवि कहते हैं कि हो सकता है कि कहीं तुम्हारे पास कोई जगह हो जहाँ पर शांत चौपाई, चौपाई का अर्थ हुआ है जो चार पैरों पे चलते हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ पर चौपाई घूम रहे हैं, जीव जंतु घूम रहे हैं, ऐसी जगह हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हैं और उस जगह पर आसपास में पक्षी भी घूम रहे हैं। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। और कवि विनती कह रहे हैं, विनती करते हैं कि ऐसी जगह को तुम मत खो देना, ऐसी दुनिया जहाँ पर आसपास फूल पेड़ पौधे पशु पक्षी सब हो, ऐसी जगह को मत खो देना। यह जगह बहुत अमूल्य है। सब तरफ आसपास हम शहरों में देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, तो शांत वातावरण हमें देखने को नहीं मिलता। तो कवि कहते हैं कि अपने आसपास अगर पेड़ पौधे हैं तो ऐसी चीज़ों को, फल पौधों को मत काटो, उसको, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पेड़ों को मत काटने देना, ना देना चिड़ियों को रोना, और पेड़ों को मत काटने देना, पेड़ कट जाएंगे तो हम शुद्ध वायु नहीं ग्रहण कर पाएंगे, और ना ही चिड़िया को भी मत रोने देना, क्योंकि उन्हीं पेड़ों पर चिड़ियों का घर होता है। अगर वो पेड़ कट जाएंगे, शाखाएं टूट जाएंगी, तो उनका घर उनसे छिन जाएगा, तो वह पक्षी, वो चिड़िया रोएंगी। तो इस काव्यांश के माध्यम से इन दोनों ही जगहों पर कवि यह कहना चाहते हैं कि वे कहना चाहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी ज़मीन हो, फल फूल से लदे बगीचे हों, या अपनी कोई खाली ज़मीन ही क्यों ना हो, या हो सकता है छोटी सी क्यारी हो जो फूलों के खुशबू से महक रही हो, या फिर कुछ खेत हो जिसमें फसलें लगी हों। कवि आगे कहते हैं कि यह भी संभव है कि उनमें चौपाई यानी कि पशु घूमते हों, या आंगन में पक्षी चहकते हों। तो तुम सबसे विनती है कि तुम इनको मत मिटने देना, पेड़ों को कभी मत कटने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और तुम्हें भी पशु पक्षियों और चिड़ियों के लिए तरसना पड़ेगा। आज हम अपनी कविता यहीं तक पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। इसके बाद आप लोग अपनी पुस्तिका में यह कविता लिखेंगे। सर्वप्रथम आप यह कविता लिखेंगे, यही आपका गृह कार्य है। उसके बाद इसमें शब्द ज्ञान है और विशेष है। शब्द ज्ञान भी आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, विशेष भी आप लोग लिखेंगे। तो आप कविता में शब्द ज्ञान लिखेंगे, विशेष लिखेंगे। आपको मैं ये वाले प्रश्नों के उत्तर मैं आपको असाइनमेंट में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको असाइनमेंट में करवा दूंगी, पर मौखिक प्रश्न उत्तर आप पुस्तिका में करेंगे, मौखिक भी और लघु भी। ये मैं आपको आज ही बता देती हूँ। आप ध्यान से सुने और इसको आप अपनी पुस्तिका में ज़रूर करें। कवि क्या सोच रहा है? पहला मौखिक का प्रश्न है, कवि क्या सोच रहा है? कवि थोड़ी सी धरती मिले जिसमें वह बाग बगीचा लगा सके, यह सोच रहा है। तो आप इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, कवि सोच रहा है कि थोड़ी सी धरती मिले जिसमें वह बाग बगीचा लगा सके। दूसरा प्रश्न है, कवि क्या विनती कर रहा है? अभी हमने पढ़ा कि कवि क्या विनती कर रहा है। कवि पेड़ों को ना काटने की विनती कर रहा है। कवि पेड़ों को ना काटने की विनती कर रहा है। तीसरा प्रश्न अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो यहाँ ऊपर में ही है।
आज सभ्यता क्या बन गई है, तो आज सभ्यता वहशी बन गई है। वहशी का अर्थ है जंगली, तो आप लिख सकते हैं आज सभ्यता, इसी में लिखा हुआ है आखिर में जो नीचे से दूसरी लाइन है, आज सभ्यता जंगली बन गई है या आज सभ्यता वहशी बन गई है। तो ये तीनों प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। आप यह प्रश्न कर लेंगे अपनी पुस्तिका में, शब्द ज्ञान भी कर लेंगे और आप कविता अवश्य लिख लेंगे। तो यही आप लोगों का कार्य रहेगा। इसके बाद की जितनी भी कविता है मैं आपको अगली कक्षा में करवा दूंगी। धन्यवाद।